बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। विलादत बासआदत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमुबारक मौके पर मैं आप सब लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ और साथ ही साथ खुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खुदा हमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और उनको हकीकत से समझने की तौफीक और नसीब फरमाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब से लद्दाख को यूटी मिला तभी से ही यानी कि 5 अगस्त 2019 से ही करगिल में एहतिजाज करने लगे लोग, लेकिन ये आम मीडिया पर नहीं आया। आम मीडिया ने बात ये फैलाई कि लद्दाख में सब शांत है और साथ ही साथ लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं और जो कसर बाकी रह गया था वो हमारे एमपी साहब ने पार्लियामेंट में सारा कुछ बता दिया कि लद्दाख में सारा कुछ शांत है और करगिल में भी ज़्यादातर शांत ही है, सिर्फ 1 और 2 दुकानें ही बंद है। दोस्तों, यहाँ पर मेन बात है रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन ये कि कारगिल को यूटी मिलने के बाद जो कारगिल में जो मुजाहिरे हो रहे थे वो रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, और जिस तरह से कारगिल को रिप्रेजेंट करता है वो असल में इसकी वजह क्या है कि कारगिल हमेशा पीछे ही रहता है और जो ही लद्दाख के बारे में बात करते हैं वो लेह में जो कुछ खास होता है लेह को ही आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ आज का ही नहीं है बल्कि काफ़ी पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि करगिल को हमेशा अंडर रिप्रेजेंट रहा है, चाहे हम मीडिया में देखें, चाहे हम किताबों में जाके देखें या चाहे हम ट्रेवलॉग्स में जाके देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 3 बड़े रीज़न आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिनकी वजह से करगिल पसमानदा रहा और अंडर रिप्रेजेंटेड एक रीजन रहा और हमेशा वार के लिए ही या दूसरे चीज़ों के लिए ही जानने लगा, जो करगिल जिससे करगिल का और ही इमेज खराब होता गया। ये 3 रीजंस मैंने बहुत ज़रूरी समझे यूटी के एजिटेशन जो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है उस मसले को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी देखें, जो भी हम अभी जो करंट जो सिचुएशन होता है वो हमेशा अपने पास्ट से जुड़ा होता है। हमने जो पास्ट में जो गलतियां की तो हम प्रेजेंट में भुगत रहे होते हैं, या कुछ में हमने पास्ट में अच्छाइयाँ किया तो हम प्रेजेंट में वही उन अच्छाइयों का फल हम ले रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कारगिल ऑन स्टेट एंड नेशनल लेवल। दोस्तों, इसमें मैं एक बहुत सारे वजूहात इसका मैं एक वजह लेना चाहता हूं जो शुरुआत से यानी कि सन 1931 भारत के आज़ादी के से पहले एक कमीशन रखा गया था महाराजा हरि सिंह ने बहुत सारे कम्युनिटीज़ के ग्रीवियंस को सुनने के लिए। दरअसल उस वक्त कश्मीर के हालात बहुत ही ख़राब थे, बहुत सारे कश्मीरियों को मार दिया गया था और उससे कश्मीर के हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। इसीलिए महाराजा हरि सिंह ने सारे कम्युनिटीज़ को अपने अपने ग्रीवियंसेस यानी कि अपने अपने मुतालिबात को सरकार के सामने रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा कमीशन बुलाया था। दोस्तों, ये बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू है, इंशाल्लाह इसके आगे आने वाले वीडियोस में इस पर तफसीलन गुफ्तगू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने लद्दाखियों को नहीं बुलाया और लद्दाख में वैसे भी तो माहौल ही शांत था, न किसी ने बुलाया न किसी ने ज़रूरी समझा कि लद्दाखियों को भी वहाँ पर बुलाया जाए, उनके भी मांगों को देखा जाए कि वो लोग चाहते क्या है। और इसी तरह से कमीशन 1931 में जो शुरू हुआ था उसमें लद्दाख का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन 13 नवंबर 1931 को लद्दाख की भी वहाँ पे जिक्र हुई, लद्दाख को भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वहाँ पे कोई लद्दाखी जाके लद्दाखियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि कश्मीर के न्यू बुद्धिस्ट यानी कि जो पंडित नए बुद्धिस्ट बने थे उन्होंने लद्दाखियों को रिप्रेजेंट किया। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक सरसरी हिस्ट्री सुनाना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, अगर आप इस पर वीडियो अगर मजीद चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, वो सभा थी कश्मीर राज्य बोधि महासभा। उन्होंने पहली बार लद्दाख को रिप्रेजेंट किया गैलेंसी कमीशन में, लेकिन लद्दाख को एज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी या एज अ बुद्धिस्ट प्लेस और रीजन करके वहां पे रिप्रेजेंट किया और वहां से शुरुआत हुई पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन लद्दाख का एज ए बुद्धिस्ट प्लेस। दोस्तों, यहां पर लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जो भी कश्मीर के साथ मुल्हक होना चाहते हैं या जो आइडियोलॉजी रखते हैं जो कोई लोग सोचते हैं कि हमें जो पहले कश्मीर के साथ थे
तो अच्छा था। वहाँ पे ये लम्हा फिक्रिया ये है दोस्तों कि वहाँ पे कमीशन में बहुत सारे मुसलमान भी वहाँ पे लोग थे, भारी तादाद में मुसलमान के लोग थे कश्मीरी, लेकिन उन्होंने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया कि लद्दाख में बुद्धिस्ट के साथ साथ मुस्लिम भी बसते हैं। और जिस तरह से लद्दाखी बुद्धिस्ट पसमानदा है और वाकई में थे उस वक़्त, उसी तरह से लद्दाखी मुस्लिम भी उस तरह से पसमानदा है। ये रिप्रेजेंटेशन किसी ने नहीं दिया और किसी ने उस कमीशन के सामने लद्दाख में बुद्धिस्ट के साथ साथ मुस्लिम्स भी है वो किसी ने नहीं बताया। दोस्तों सन 1931 के इस रिप्रेजेंटेशन के बाद कश्मीरी पंडित्स हिमिस मोनेस्ट्री गए और उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक कमेटी तश्कील थी जिसका नाम लद्दाख बुद्धिस्ट एजुकेशनल सोसाइटी रखा गया। दोस्तों इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और इस कम्युनिटी ने लद्दाखी बुद्धिस्ट के लिए खुसूसन लेह के लिए बहुत सारे काम किए और कारगिलों को उस वक्त पता ही नहीं था और लेह वालों ने ना बोला, न कश्मीरी वालों ने किसी ने बोला कश्मीर वालों ने, न लेह वालों ने लेह बुद्धिस्ट ने किसी ने उनको बोला। और इस तरह से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन शुरुआत से ही लद्दाख का यानी कि बुद्धिस्ट सेंट्रिक रहा है और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि लेह सेंट्रिक रहा है और कारगिल को वही से ही इग्नोर होना या इग्नोर करना शुरू कर दिया। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख इन एकेडमिक एंड इन ट्रैवल नैरेटिव्स। दोस्तों आप नॉन नेटिव राइटर या फॉरेन राइटर की कोई भी किताब उठा के देख ले, आपको लद्दाख के बारे में, सारे लेह के बारे में कहानी सुनाई जाएगी। शुरुआत से ही लद्दाख का जो रिप्रेजेंटेशन जो रहा है वो लेह सेंट्रिक रहा है और ये भी हम कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट सेंट्रिक रहा है। दोस्तों ये बात यकीनी है कि 14वीं सदी से पहले लद्दाख में सारे बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध मजहब के मानने वाले थे और साथ ही साथ लद्दाख के साथ साथ बल्तिस्तान में भी सारे बुद्धिस्ट मजहब के मानने वाले थे और उससे भी पहले तो बोन मजहब के भी मानने वाले थे। बकौल काचो सिकंदर खान अपनी किताब कादीम लद्दाख में रकम तरा से कि लद्दाख और बल्तिस्तान सारों में 8वीं-9वीं सदी से पहले सारे बोन मजहब के मानने वाले थे, उसके असरात अभी भी आर्यन वैल्यू में हम देख सकते हैं। दोस्तों जब 8वीं-9वीं सदी में बुद्धिस्ट प्रीचर्स तिब्बत से, चाइना से, मेनलैंड इंडिया से, कश्मीर से आए, तब उनकी तबलीगात की वजह से लद्दाख के सारे और बल्तिस्तान के साथ बुद्धिस्ट मजहब इख्तियार की। दोस्तों इसके बाद 14वीं सदी में जब ईरान इराक से मुस्लिम प्रीचर्स आने लगे तो बल्तिस्तान में तो तकरीबन सारुंग ने और करगिल में 85% आबादियों ने इस्लाम को अपना मजहब बना लिया और लेह में 20% लोगों ने इस्लाम को अपना मजहब बना लिया। दोस्तों जब अंग्रेज लद्दाख पहुंचे यानी कि 16वीं-17वीं सदी से जब उन्होंने लद्दाख आना शुरू किया था तो तकरीबन आधा लद्दाख यानी कि हम कह सकते हैं कि आधा लद्दाख बुद्धिस्ट था और आधा मुस्लिम था। बुद्धिस्ट के बारे में उनको कुछ खास इल्म नहीं थी, लेकिन उनको मुस्लिम्स के बारे में ज़्यादा इल्म थी और जानते भी थे और साथ ही साथ नफरत भी करते थे। नफरत में ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप उनके ट्रेवलॉग्स पढ़ेंगे तब आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि वो लोग मुस्लिम से कितना यानी कि कितना नफरत करते हैं और उन्होंने कितना नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है। दोस्तों जब आप ट्रैवल नैरेटिव्स पढ़ेंगे खुसूसन तो उन्होंने हमेशा लद्दाख के नाम पे लेह के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है और करगिल के बारे में बहुत कम जिक्र किया है। जब करगिल के बारे में अगर किसी ने जिक्र किया है वो जो मेन जो रास्तों का ही जिक्र किया है और जो भी जिक्र करते हैं वो हमेशा या तो नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है करगिल के जितने भी लोग हैं या जगह है, या वो हमेशा लेह के साथ या तिब्बत के साथ कंपैरिजन में ही वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हमेशा इंफीरियर ही करार देते हैं। दोस्तों बाहर के राइटर्स ने लद्दाख को बहुत सारे अलक़ाबात से नवाजे हैं, उनमें से कुछ मैं बयान करना चाहता हूं, जैसे कि द लास्ट शंग्रीला, लिटिल तिब्बत, द लैंड ऑफ लामास एंड मोनेस्ट्रीज, द बुद्धिस्ट लैंड। तो बार बार इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने भी लद्दाख को एक आइडेंटिटी दी, लद्दाख की एक इमेज बनी जिससे अभी भी लोग यानी कि लेमैन पीपल जो ठीक तरह से लद्दाख को नहीं जानते हैं वो उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अभी भी बहुत ही मशहूर है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो लद्दाख के जो मेन नेटिव जो राइटर्स है उनके मुकाबले में नॉन नेटिव राइटर्स ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे ट्रैवल नैरेटिव्स, ट्रैवलॉग्स और आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे हैं। दोस्तों जब कोई बाहर से आके दूसरे रिलीजन के बारे में या दूसरे कल्चर के बारे में या दूसरे रीजन के बारे में लिखेंगे तो उसमें उस रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही तब्दीली होती है, यानी कि बहुत ही फ़र्क होता है। जो एक्चुअल वहाँ पे चीज़ हो रहा है उससे बहुत ही
डिफरेंट होता है और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है दोस्तों, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके जो देखता है वही लिखता है, जो उसके अंदर जो उसका रीज़न क्या है, इसका कल्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उनको समझे बगैर वो अपनी तरफ से बहुत कुछ लिख देता है। दोस्तों तीसरा और सबसे अहम और ज़रूरी जो रीज़न है करगिल पसमानदा रहने का, यानी कि अंडर रिप्रेजेंट रहने का, वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि सारे करगिलियों ने पीएचडी कर रखी है और हम जहां पर भी जाए, जिससे भी मिले, तो ये गुफ्तगू हमेशा बीच में आ ही जाती है और इस पर बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है। इतना डिस्कशन हो चुका है जब अभी ये एक क्लीशेड सब्जेक्ट बना है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस पे डिस्कस करें और इसका कोई हल हम ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों एक कौम तब तक तरक्की नहीं करती जब तक उसके अंदरूनी हालात सही हो, यानी कि उस समाज में, उस कौम में जितने भी लोग बस रहे हो वो एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे की इज्जत करे और एक दूसरे के बातों का एहतराम करे। अगर ऐसा कौम है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस कौम को कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ अगर एक कौम एक दूसरे के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या दूसरे बहुत सारे रीजंस की वजह से जुदा हो, अलग अलग हो, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते हो, तो दुनिया की जितने भी ताकत इकट्ठा होकर मिलजुट कर उस कौम को आगे लाने की, यानी कि आगे लाने की, तरक्की देने की कोशिश करे, तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे करगिल के साथ। दोस्तों जब 1970s में करगिल को नया डिस्ट्रिक्ट मिला, तब करगिल के लीडर्स के बाद, करगिल के जिम्मेदार अशखास के पास एक सुनहरा मौका था करगिल को आगे ले जाने का, करगिल को तरक्की के राह पर गामजन करने का। लेकिन साथ ही साथ दो आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया दोस्तों, उसी ने करगिल को जगड़ के रखा और इसी के चलते करगिल वाले एक दूसरे को बिछाड़ने में लग गए। दोस्तों इसकी ज़्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है और एक ही वीडियो में ये बात हल नहीं हो सकती। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे एक एक करके हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों बात ये है कि एक समाज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, यानी कि इख्तिलाफ ज़रूर होते हैं। तो एक समाज है तो एक समाज में ही तो क्या, एक घर में भी इख्तिलाफात बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ही उस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को या दूसरे नज़रियाती इख्तिलाफ को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने ही ईगो में रहे और डिस्कशन का कोई मौका न दे। लेकिन करगिल में ऐसा हुआ है और ऐसा होकर तकरीबन 40 साल हो रहा है, तो ये भी अभी भी सिलसिला जारी ही है। तो अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर नहीं होता, अगर करगिल वाले एक दूसरे को ही पासमानदा करने में नहीं लगते, एक दूसरे के ही टांग खिंचाने में नहीं लगते, या एक दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे जाने का या खुद को सही साबित करने का नहीं सोचते, तो कम अज़ कम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करगिल का नहीं होता। और अभी के जो हालात है वो अभी कम अज़ कम इस तरह से नहीं होता। कम अज़ कम एक रिप्रेजेंटेशन तो हम कह सकते हैं वो मिल सकता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में हम गुफ्तगू करेंगे। इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।